All right, let me quickly cut across to our Aaj Tak event at Uttar Pradesh, the Panchayat rundown. Here's a listen. सतीश चंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं जो कि यूपी का दौरा कर रहे हैं और ख़ास तौर से पंचायत आज तक के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ लखनऊ आए हैं। स्वागत है आपका। सतीश जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या बीएसपी में 2021 में उत्तर प्रदेश में जब अगले साल चुनाव होगा जीतने का मादा है, वो दम है, या अब आज की जो बीएसपी है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अब ये बीजेपी की बी टीम के तौर पे देखी जा रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2021 में अपनी क्षमता के तहत और पूर्ण बहुमत से सरकार 2007 में जितनी हम लोग क्षमता से आए, जितनी सीटों से आए, तो उससे बहुत ज़्यादा से और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और उसी को बनाने के लिए हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रदेश को जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में नीचे ढकेल दिया गया, पीछे ढकेल दिया गया है, वहाँ उसको दोबारा से विकास के दौर पे लाने के लिए, उसको दोबारा से लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए अब पूरा प्रदेश इस समय बहन मायावती जी की तरफ देख रहा है। और 2007 में जब हमने सरकार बनाई थी तो इसी प्रकार से लोगों को कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ से आ जाएगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। लेकिन समूचा उत्तर प्रदेश ने और पूरे देश ने देखा कि ब्राह्मण समाज, जिसका उत्पीड़न उस समय भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में हमारे आह्वान पे हमने अनुरोध किया। हम उस बार भी पूरे उत्तर प्रदेश में गए थे और हमारे साथ जुड़ा था। आज तो वो उससे कहीं ज़्यादा संख्या में जुड़ रहा है। तब हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी, तो अब की तो बना ही देंगे। लेकिन अगर आप चुनाव दर चुनाव वोट शेयर की एनालिसिस करते हैं बीएसपी की, तो 27 से 22 फिर 19, अब ऐसा लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, बीएसपी अभी 18-19% के वोट शेयर की पार्टी बन के रह गई। इतना वोट तो आपको मिल जाया करता है, लेकिन ये चुनाव जिताने के लिए आपके लिए काफ़ी नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए 30% और उसके आसपास वोट चाहिए होता है। और आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 13% तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, 16.5% एक्चुअल में ब्राह्मण समाज है, और 23% सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, और लगभग 24 से 25 एक्चुअली जो शेड्यूल कास्ट है वो हैं। हमारे साथ जो हम अब की बार ब्राह्मण समाज जिस तरह से 2007 में हमारे साथ जुड़ा था, तो जुड़ करके दोनों 13 और 23 कितने होते हैं आप खुद समझ लीजिए। अब उसमें थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 80% से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग 2007 में बहुजन समाज पार्टी के साथ में इसलिए जुड़े थे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने, बहन मायावती जी ने और हम लोगों ने ये कहा था कि हम समता मूलक समाज बनाएंगे, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनाएंगे, हम सबको लेके चलेंगे, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बैकवर्ड हो। और ब्राह्मण समाज जो बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था, शून्य पर पहुंच गया था, उसको हम लोगों ने जब बढ़ चढ़ के टिकट दिए और उन्होंने हमारा साथ दिया, हमने उनका साथ दिया और उनको सम्मान दिया। और उसके बाद 45 लोग जीत करके आए थे और हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और इतना ही नहीं, जब सरकार बनी तो ब्राह्मण समाज के लोगों को इतना मान सम्मान दिया गया, शायद ना पहले कभी मिला है। अब तो खैर मिलने का सवाल ही नहीं उठता। अब तो यहाँ पर उनको खाली नाम पूछो, रोको, और नाम अगर किसी ब्राह्मण का निकल के आ रहा है तो जो नीति है इस समय कि अगर मजबूत ब्राह्मण है तो उसको रोक के ठोक दो और गोली मार दो, चाहे सीने मारो चाहे सर में मारो, लेकिन मार दो उसको। ब्राह्मण समाज ने 2005 से 2007 के बीच में बीएसपी का रुख किया, आपको वोट भी दिया, लेकिन उसके बाद 2012 के चुनाव के बाद लगातार बीजेपी से जुड़ता रहा है ब्राह्मण समाज। अब आप कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश भर में घूम के आपकी तमाम सभाएं हो रही हैं कि ब्राह्मण समाज एक बार फिर से बीएसपी के पास आ जाए। लेकिन जब इतने सारे चुनावों में, जब से कांग्रेस कमज़ोर होनी स्टार्ट हुई है, तब से अगर बीएसपी से दूर जाता रहा है ये वोट बीजेपी के पक्ष में, अब एकाएक थोड़ी है कि आपकी गाड़ी निकली और सारे के सारे ब्राह्मण आके बीएसपी को वोट फिर से दे दें। ऐसा क्यों होगा? देखिए, ऐसा है कि आपके लोग आज तक के और यूपी आज तक के ये सब लोग हमारे सम्मेलनों में आ रहे हैं और वो देख भी रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम कोई ये नहीं कि यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं, वो आंखों से देख रहे हैं कि जितना ब्राह्मण समाज के लोग 2007 में हमारे साथ जुड़े थे, अभी तक तो हमने 19 ज़िले कवर किए हैं। हमको तो पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले को कवर करना है और हम रोज़ 2 ज़िले कर रहे हैं। आज सिर्फ आपके इस कार्यक्रम में आज भी हमारे 2 ज़िले थे, लेकिन जिस तरीके से उनका उत्साह बढ़ता जा रहा है और हमारे साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ये ऐतिहासिक बदलाव आने वाला उत्तर प्रदेश में। और फिर से
पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनेगी ही, लेकिन अब की बार जिस तरीके से विकास की घड़ी हम लोगों ने लगाई थी, बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 2007 में दी थी, जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जब क्लचेस में नहीं थी, तो उस समय आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या नहीं हुआ विकास के नाम पे। वो सब आगे बढ़ाया जाए। चाहे वो बिजली 6000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को मिलती थी, 13,000 मेगावाट पहुंचाने का काम किया था, 9 नए प्लांट्स लगा करके, और 13,000 उसको बनाने का काम किया था। नोएडा का एक्सप्रेसवे, आप भी उससे चल के आए होंगे, नोएडा का एक्सप्रेसवे आगरा का जो है वो बहन मायावती जी की सरकार में ही बना था। हम लोगों ने 1 2 नहीं 6 इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, और उसमें ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनाई, जो कि आप लखनऊ में जाइए, एक्सप्रेसवे के पहले डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी है, जो कि विकलांगों के लिए और उनके लिए एक अपने आप में, ये पूरी वर्ल्ड में अपने आप की एक यूनिवर्सिटी है, जो उस सरकार में दी गई थी। हम लोगों ने लगभग 5000 हाई स्कूल, हम लोग डेवलपमेंट दूसरी तरह से करते हैं, ग्राउंड लेवल से करते हैं। 5000 हम लोगों ने हाई स्कूल्स बनाए थे, और हम लोगों ने 300 हाई स्कूल इंटरमीडिएट और उसके आगे बनाए थे। हम लोगों ने लगभग 28,000 अम्बेडकर गाँव को समग्र विकास किया था। हम लोग दिखावे का काम नहीं करते हैं, हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं। अम्बेडकर विकास का जब विकास हुआ तो अम्बेडकर विलेजेस का, तो उसमें समग्र विकास हुआ। और इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में जब भी देखेंगे, जब ब्राह्मणों की आप बात कर रहे हैं, ब्राह्मण हमारे साथ क्यों जुड़ रहा है और क्यों देख रहा है, क्योंकि उसने हमको वोट दिया। हमारे बाद वो बहकावे में आ गया धर्म के नाम पे, और धर्म के नाम पे आकर के वो चला गया बीजेपी के पास। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी में जिस तरह से उसके साथ में अत्याचार हुए किसी से छुपा नहीं है। यहाँ तक कि कह दिया गया कि ब्राह्मणों का कोई काम नहीं होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, अब मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे साथ ही राज्यसभा में, उन्होंने मीडिया के लोगों से ही निकल के अपना नॉमिनेशन फाइल करके कहा, जब पूछा गया इस तरीके से अभी बात हो रही थी कि ब्राह्मण आपसे नाराज़ है, आप क्या करने वाले हैं, उन्होंने कहा ये ब्राह्मण ससुरे जाएंगे कहाँ, इनकी तो मजबूरी है हमारे पास आना। और क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पे तो हम ही इनको उनसे वोट मांगेंगे। तो ऐसे में जब आप धर्म के नाम से वोट मांग रहे हैं, विकास को किनारे रख रहे हैं, धर्म के नाम से जब वोट मांग रहे हैं, तो कम से कम धर्म का तो धर्म निभाइए, उसमें तो अधर्म मत करिए। तो अब तो आप भी कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, बिल्कुल बीजेपी से बेहतर बनाएंगे। नहीं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे तो झूठ ना बोलिए, उसमें छलावा मत करिए। मैं अयोध्या गया, मैंने जाके रामलला के दर्शन किए, और मैंने अपना ये जो कार्यक्रम था इसको शुरू किया, तो सबका इतराज हो गया, पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। सारे मीडिया के लोगों से सवाल कराने लगे मुझसे कि आप क्यों गए, आप क्यों आए हैं यहाँ पर। अरे मैं इसके पहले भी कई बार आया हूँ, लेकिन अगर अब आया हूँ तो आपको क्या एतराज़ है? क्या भगवान श्री राम के ये ठेकेदार हैं? भगवान श्री राम को इन्होंने अपने ठेके की वस्तु बना लिया, खाली वोट के लिए बना लिया। हमारे लिए तो वो हमारे तो ईश्वर हैं। इनके आपके यहाँ पे आने से पहले दिनेश शर्मा जी यहाँ पे थे, उन्होंने कहा पूछिएगा कि कौन सी वो पार्टी थी जो बोलती थी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। 20 वर्षों से तो मैं हूँ इस पार्टी में, 20 वर्ष तो मुझको हो गए, और उसके पहले 35 वर्ष और मैंने वकालत के में भी लगाए, अब तक 47। तो वकील आदमी सब देखते हैं, सुनते हैं क्या हो रहा है, लेकिन मैंने तो आज तक ये नारा नहीं सुना। अब जो लोग आपके पास बैठ करके इस नारे को लेते हैं, वो वही नारा उन्होंने बनाया और वही दोहराते हैं। तो इस नारों से की कहानी तो वो 2007 में भी कर चुके थे। 2005 में जब ब्राह्मण समाज को हम साथ में लेके चल रहे थे, तब भी उन्होंने इन नारों का प्रचार किया था। इस तरह के प्रचार तो उनके पहले ही फेल हो चुके हैं, क्योंकि आज जनता जो है पढ़ी लिखी है, जिस समाज की भी हो, हर समाज की, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे, और ब्राह्मण समाज तो ऐसे भी बुद्धिजीवी समाज कहलाता है, वो बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं कि आप इनसे वोट किस नाम पे मांग रहे हैं। ये बहका के इस तरह के कह करके, और आप उनको तिवारी, विकास तिवारी वो क्या था, और बाकी तिवारी यहाँ पर एप्पल कंपनी में काम करता था, उसको रोक करके गोली मार दी गाड़ी में, और उसको हिंदू सभा का वो अध्यक्ष था तिवारी, उसको आपने एनकाउंटर मार दिया, उसको गोली मार दी, उसकी हत्या हो गई। तो इस तरीके से एक जो सिलसिला चल रहा है कि अगर गिनती गिनने लगे तो 100 के ऊपर तो ऐसे ही निकल जाएगी, जहाँ ब्राह्मण समाज के इस दौरान में हत्याएं हुई या इनकाउंटर्स हुए। और जहाँ तक ब्राह्मण समाज है, वो ये समझ रहा है कि आपने हमसे वोट क्यों लिया था। आपने कहा कि आप आइए, विकास तो हम भी कर देंगे, आप धर्म के नाम पे आ जाइए। और अयोध्या आप जाइए, मैं तो चाहूँगा कि आप अयोध्या जाइए। अभी बड़ी बड़ी बातें अयोध्या के बारे में हो रही हैं, आप अयोध्या जाइए, देखिए तो अयोध्या में क्या विकास है। अयोध्या में आपको चलना मुश्किल हो जाएगा शहर के अंदर। कहते हैं कि हमने 10,000 करोड़ खर्चा कर दिए। 93 से लेकर के अभी तक हमने हिसाब मांगा है, अभी तक हिसाब नहीं मिल रहा। हमने तो मंच से मांगा, खुले मंच से कहा कि आपने भगवान श्री राम के नाम पे 93 से लेकर अभी तक रुपया इकट्ठा किया है।
विदेशों से भी किया, डॉलर से भी किया, उसका हिसाब देने में क्यों हिचक रहे हैं आप? और अभी जब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, इनकी देन नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया, 1-1.5 साल हो गया, आपने फिर से लोगों को झोला लेके भेज दिया पूरे देश में कि जाओ भगवान राम का हमें मंदिर बनाना है और पैसा इकट्ठा करके लाओ। तो वो ये आपने फिर 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। और मैं अयोध्या गया, वहां पर तो ना कोई मंदिर बन रहा है और ना कुछ हो रहा है। कल के अखबार में जरूर देखा कि बुलडोजर चल रहे हैं, जमीन बराबर की जा रही है, अभी नींव तक तो पड़ी नहीं है। आप खुद सोचिए, आज 5 अगस्त कह तो रहे हैं 2023 तक बना देंगे और 2025 तक पूरा रेडी कर देंगे। ये लास्ट ईयर भी जब ईंट पूजन हुआ था, भूमि पूजन नहीं हुआ था, लोगों को भ्रमित किया गया, पूरे देश के लोगों को, हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। 4 ईंटों का पूजन हुआ था और वो भी ऐसे दिन हुआ था जब ब्राह्मणों ने और संतों, महात्माओं, ऋषियों ने कहा था कि इस दिन मत करिए, दिन शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको चुना गया था 5 अगस्त को। चलिए, आपने ईंट पूजन किया, वो ईंटें कहाँ चले गए अब? और ईंटों के बाद उस स्थान में क्या हो रहा है? और न्यू आज तक आपकी ज़मीन से ऊपर आना छोड़िए, अभी डलना भी शुरू नहीं हुई। और आप कहते हैं कि हम मंदिर पहले कह रहे थे 1 साल में बना देंगे, अब तो 1.5 साल हो रहे हैं जजमेंट के आए हुए भी। तो आखिर मंदिर बनाने की इच्छा ही नहीं है। सर, आप बहन जी से कल भी मिले, लगातार बातचीत करते रहते हैं। कुल मिला के अगर आप दिल्ली में बाकी लोगों से पूछें, विपक्षी पार्टियों से बात करें, तो उनको लगता है कि बहन जी अब विपक्ष में है ही नहीं, वो बीजेपी के साथ ही एक तरीके से मिली हुई है। मतलब अब उनमें इतने सारे कोर्ट केसेस हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, बाकी लोग फंसे हुए हैं कि अब उनमें लड़ने का दम है ही नहीं, वो बीजेपी की शह पे ही कर रही हैं जो कर रही। देखिए, जब बीजेपी विपक्ष में थी तब कांग्रेस वाले आरोप लगाते थे कि तब बीजेपी वाले आरोप लगाते थे कि हम कांग्रेस से मिले हैं। अब बीजेपी विपक्ष में है तो कांग्रेस वाले और बाकी लोग कहते हैं हम बीजेपी से मिले हैं। अगर हम बीजेपी से मिले हैं तो उनको उखाड़ फेंकने के लिए हम क्यों बाहर निकले हुए हैं पूरे? और जहाँ तक इस तरह के ये प्रचार की माननीय बहन जी जो हैं वो करप्शन चार्ज और ये चार्ज और वो चार्ज, तो आपकी नॉलेज में हम ये डाल दें कि इन्होंने भरपूर कोशिश कर ली थी। यही भारतीय जनता पार्टी थी, इन्हीं की सरकार में जब माननीय बहन जी ने जब 2003 में सरकार छोड़ दी, ये इनके दबाव में आने से मना कर दिया, तब इन्होंने सारी कोशिशें कर ली, सीबीआई से लेके, इससे लेके और हर चीज़ और सब रेट से लेके सब किया उन्होंने। 110 मुकदमे उनके परिवार के ऊपर इन्होंने डालने का काम किया था, लेकिन एक भी मुकदमा आज तक, एक भी मुकदमा इस समय पेंडिंग नहीं है। सारे के सारे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय तक इन मामलों से, और ये कहा गया कि इनके ऊपर एक भी करप्शन का, एक नए पैसे का भी चार्ज नहीं। ये तो खाली बैठ करके ये लोग प्रचार मीडिया में करने का काम करते हैं कि कह दीजिए कि करप्शन है। जितना करप्शन आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कोई भी कार्य आपके मिलने वाले भी अगर उत्तर प्रदेश में कोई हो, कोई काम लेकर के गया, उनसे पूछ लिया अगर उनका काम हुआ हो। 4 लाख करोड़ का हर साल निवेश होता है यहाँ पर, वो निवेश कहाँ हो रहा है? 4 लाख करोड़ वही उद्योगपति आते हैं, वही लोग यहाँ आते हैं और आकर के फिर निवेश कर जाते हैं, फिर वो कागज साइन हो जाते हैं, फिर वो दिखा दिया जाता है, 250 करोड़ रुपए खर्चा हो जाते हैं, और चाइना से वो जो बत्ती आती है छोटी वाली, उसके 200 करोड़ रुपए उसके खर्चा हो जाते हैं, और उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो ये करप्शन तो इस सरकार में हो रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी से आपकी कोई साठगांठ नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कोई भी मुद्दा उठाएं, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, कोई विपक्षी नेता का अरेस्ट अगर हो जाए, चिदम्बरम जी इतने देर जेल में थे, गलवान वैली, जितने भी मुद्दे हैं, बीएसपी फिलहाल बीजेपी के स्वर में स्वर मिला रही। जो बीजेपी कहती है या चाहती है, आप विपक्ष का साइड लेने की जगह बीजेपी की साइड लेते हैं। ये तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है ना 2019 के। आप देख लीजिए, ये तो कहने की बात है। हम लोग मुद्दे पे समर्थन देते हैं, मुद्दे पे विरोध करते हैं। किसान के लिए हम लोग डे 1 से आज लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? पार्लियामेंट में भी लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ रहे हैं। जो 3 इन्होंने कातिलाना कानून उनके लिए बनाए। जब सरकार फंसी होती है, उसको विपक्ष का वोट चाहिए होता है या थर्ड फ्रंट की पार्टीज का वोट चाहिए होता है। बीएसपी का वोट ज्यादातर सरकार के पक्ष में ही पड़ता है। 370 की बात कर रहे हैं। 370 में अभी से नहीं, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो स्टैंड उस समय था, वो स्टैंड हम लोगों का भी था। तो अगर हमने उसको रखते हुए अपना वोट दिया, तो इसमें कोई ये कि इस पार्टी की वजह से किया या उस पार्टी की वजह से किया, ऐसा कुछ नहीं है।
और हम लोग हर चीज़ में मुद्दों के हिसाब से करते हैं। हम लोग इस पे नहीं करते हैं कि नहीं हमको विरोध करना है तो अगर कोई ठीक चीज़ हो रही तो उसका भी विरोध करना है। पार्लियामेंटेरियन की ड्यूटी होती है, हम लोगों की ड्यूटी होती है कि अगर कोई चीज़ ठीक हो रही है, कोई ठीक मुद्दा है तो उसमें हम उसमें साथ में खड़े हों। और ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी अगर कह रही है कि नहीं आप सब विरोध में आ जाइए इसमें, चाहे बाद में वो खुद ही पक्ष में आ जाएं, तो ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग कोई वहाँ पर सकारात्मक पॉलिटिक्स करने के लिए बैठे हैं, वहाँ हम लोग नकारात्मक पॉलिटिक्स करने के लिए बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं बैठी। आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी कभी सड़कों में आपने दंगा फसाद करते हुए देखा, कभी बस जलाते हुए देखा, कभी ट्रेनों को रोकते हुए देखा, कभी आम आदमी को परेशान करते हुए देखा? कहीं नहीं देखेंगे आप, क्यों? हमारी डिसिप्लिन पार्टी है, हम लोग एक सोच समझ करके निर्णय लेते हैं। नहीं, पर जितनी सक्रिय एक विपक्षी पार्टी होनी चाहिए, अगर आप वाकई अभी तो आप दिख रहे हैं सड़कों पे बाहर जा रहे हैं, लेकिन पिछले 2.5-3 साल से या 2014 के बाद से भी जितनी सक्रिय एक विपक्षी पार्टी लगनी चाहिए उतनी सक्रिय तो आप लग ही नहीं रहे थे। या आप पिछले एक हफ्ता 10 दिन छोड़ दीजिए, इस एक हफ्ते से घर पे बैठ के थोड़ी कोई चुनाव जीतता है सर। देखिए पिछले 1.5 साल से तो आप भी जानते हैं कौन निकला है। 1.5 साल में तो कोरोना से पूरा देश संक्रमित रहा है और किस तरह से कोरोना का मंजर उत्तर प्रदेश में रहा है, पूरी दुनिया ने देखा कि जगह नहीं मिली, दफनाने की भी लाशें बहा दी गई। और जिस तरह ये तो 1.5 साल का वक्त तो उसमें निकला है ना। अब जब कोरोना कम होगा, कोरोना हट रहा है, तो हम लोग जो मुद्दे हैं उनको लेकर के बाहर आने का वक्त है और वक्त के साथ ही काम किया जाता है। हम लोग खाली जा करके कोरोना का उल्लंघन करते हुए और उसको तोड़ करें, सड़कों में जाएं, धरना प्रदर्शन करें तो वही विरोध नजर आएगा, वो ऐसा नहीं है। हमने अब तक चर्चा की ज़्यादातर ब्राह्मण वोटों की और क्या वो बीएसपी के साथ जोड़ेंगे। कुछ देर के लिए बात करते हैं दलित वोट की, क्योंकि खास तौर से 2017-2019 में हमने देखा कि बीएसपी का जो नॉन जातव दलित वोट है, गैर जातव जो दलित वोट है, वो भी टूट रहा है। जो यंग एक दलित वोटर है वो ऐसा वाला वोटर नहीं है कि बहन जी ने बोला लेफ्ट मुड़ जाओ तो लेफ्ट मुड़ गए, राइट मुड़ जाओ तो राइट मुड़ गए। ये कहता है मैं क्यों दूं वोट, आप मेरे लिए क्या करते हो, आपने मेरे लिए अब तक क्या किया। ये जो यंग और असर्टिव वोटर है उसका झुकाव बीजेपी की तरफ भी बढ़ता जा रहा है और बीएसपी से उतनी अफिनिटी नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी। आपने मानी बहन जी के बारे में आप कह रहे हैं ना, इस समय आप दलित वोट जो है, अगर हमारे साथ दलित वोट और मानी बहन जी के साथ दलित वोट इकट्ठा नहीं है तो ये जो प्रतिशत वोट आज तक घटा नहीं है। प्रतिशत छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ वोट्स 2009 की गिनती गिन लीजिए, 2014 की गिन लीजिए, जबकि हमारे पास हम 3rd लार्जेस्ट पार्टी बन करके आए। पूरे कंट्री में सीट नहीं मिली, वो अलग चीज़ है, लेकिन 3rd लार्जेस्ट पार्टी थे वोट शेयर में। और उसके बाद 2019 में भी हमारी सबसे नंबर 3 की 3rd लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हम फिर से उभरे और हमारा वोट शेयर आप देख लीजिए, वोट शेयर घटा नहीं, वोट नंबर नहीं घटा, वोट नंबर हर साल बढ़ा है। और ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि बहुत कोशिश कर ली। बढ़ कहाँ रहा है सर? 22 से 27 से 22, 22 से 19 तो गिर रहा है ग्राफ। देखिए वोटर्स बढ़ते हैं, वोट फर्जी वोटों की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब वोट्स बढ़ते हैं तो वोट परसेंटेज उसी हिसाब से प्रोपोर्शन से घटता है। लेकिन आप नंबर ऑफ वोट्स देख लीजिए, अगर जो हमारे आबादी भी तो बढ़ रही है ना, हमारे क्या मतलब है वोट की संख्या बढ़ने से नहीं, आप परसेंटेज ऑफ वोट। हमारे साथ में जो दलित समाज का वोट है और यंगस्टर्स हैं वो इतनी तेजी से जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी से, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरी कंट्री में जुड़ रहे हैं। और यंगस्टर्स ने आगे कमान संभाली है कि हम बहुजन समाज पार्टी की हमारी जो मुखिया, जिन्होंने जीवन भर हमारे लिए लड़ाई और हमारे लिए पूरा जीवन अपना कुर्बान कर रखा है, जिन्होंने राज्यसभा की अपनी सीट, भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनको बोलने नहीं दिया था सहारनपुर के कांड में, जब बोलने नहीं दिया तो उन्होंने 1 सेकंड नहीं लिया, उन्होंने अपनी बात कहकर राज्यसभा की सीट को उन्होंने छोड़ने का काम किया। और जबकि उनका अभी बहुत बड़ा समय बचा हुआ था, छोड़ के इनके लिए बाहर निकल आई। तो अगर युवा दलित भी आपके साथ अभी भी उतने ही आकर्षित हैं जितने कि पहले थे, तो फिर चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे लोग क्यों खड़े हो रहे हैं? ये लोग तो देखिए कोई किसी को खड़ा कर देता है, कोई ये पार्टियां जो विरोधी पार्टियां हैं ना, वो तो इस तरह के लोगों को लेकर के आने का काम करेंगी और करती रही, हमेशा से करती रही, कितने आए कितने गए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ में जो जुड़े हैं वो अडिग हैं और अडिग रहेंगे। उनको जितना भी कोई हिलाने डुलाना चाहे, उनकी झोपड़ी में जाएं, झोपड़ी में वो खिचड़ी खा लें या खाना अपना साथ लेके जाके खाएं। लेकिन आपको ये भी किस्सा मालूम होगा, मीडिया के लोगों ने दिखाया था कि झोपड़ी में गए खाना खाने,
एक बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और हम नाम नहीं लेंगे, और जब बाहर निकले देखिए, आप विपक्ष की राजनीति करना चाहते हैं, नाम लेने से आप डरते हैं। नहीं, मैं आपको नाम नहीं लेंगे। अरे आप विपक्ष के नेता हैं, नाम लेके बोलिए। मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ, जब वो अंदर ले गए, बोले कि मुझे अंदर भी तो ले चलो, तो अंदर ले गए तो उन्होंने कहा अरे ये क्या है, उन्होंने कहा ये तो बहन जी की फोटो है, और तो बोले ये लगाएं आप, तो हमारे साथ में होना चाहिए। बोले देखिए वोट तो हम इन्हीं को देंगे, आप बड़े अच्छे हैं, आप हमारे घर में आए, आपने खाना खाया खिलाया, वोट हम इन्हीं को देंगे। आप देखिए फ़र्क कितना है इन लोगों में और माननीय बहन जी की सोच में। माननीय बहन जी झोपड़ियों में नहीं जाती हैं, ये लोग झोपड़ियों में दिखाने के लिए जाते हैं। माननीय बहन जी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं उनको झोपड़ी से बाहर निकाल करके और उनको पक्के मकानों में ले जाती हैं। उन्होंने 20 लाख पक्के मकान 2-2 कमरे के बनाए मुफ्त। इस सरकार की तरह नहीं, उन्होंने नकल करी थी, कोशिश की थी कन्याधन की और चीज़ों की, पढ़ाई लिखाई जो उस दौरान में चल रहा था, लेकिन नकल भी ऐसी करी, कहा कि आपको इतना पैसा देना सब्सिडी में, लेकिन वहाँ मुफ्त में, और 20 लाख लोगों को झोपड़ियों से निकाल करके माननीय बहन जी ने मकान में डालने का काम। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सच बताइए, क्या आपको लगता है कि 2019 का जो चुनाव था वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी? अगर उसी तरह का एसपी बीएसपी का टाई अप 2022 के विधानसभा चुनाव में होता तो शायद विपक्ष का प्रदर्शन बेहतर होता। उस वक्त मोदी जी की जो लहर थी उसमें बहन जी और अखिलेश यादव का जो अलायंस था वो बह गया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अब किसी के साथ में अलायंस क्यों नहीं करने वाली है। बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे लोग हैं, समर्थक हैं, और उनका ये मानना है कि जब ये भी उत्पीड़न करते हैं, वो भी उत्पीड़न करते हैं, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान जो है इसको ताक में लगाने का काम करते हैं। जिस तरीके से आज दलित समाज के साथ में हो रहा, जिस तरह से आप लोगों को भी बाहर खदेड़ दिया गया था इसी सरकार में, हाथरस में, जब एक लड़की का रेप होने के बाद उसकी बॉडी को मांग रहे थे घर वाले, उसको नहीं दिया गया, और रात के 2 बजे लखनऊ से निर्देश हुआ कि नहीं, इसको पेट्रोल डाल के जला दो, उसको ख़त्म कर दो। तो इस तरह का जो माहौल है, इस माहौल में अब लोग चाहते हैं कि जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ हर 2 घंटे में एक रेप हो रहा हो इस प्रदेश में, हर 2 घंटे में, आप ये 19 का आंकड़ा अब तो और बढ़ गया है, लेकिन बहन मायावती जी की सरकार जब थी तब लोगों ने देखा कि लोग रात के 2 बजे भी अगर किसी महिला को घर से बाहर निकलना होता था वो हिचकती नहीं थी, निकल जाती थी, क्योंकि मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं। चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे विकास हो, तो हर चीज़ में जब खुले हाथ मिले, जब बंधे हाथ नहीं थे, तो उन्होंने करके दिखाया और पूरे प्रदेश को करके दिखाया कि किस तरीके से सरकार चलाई जाती है और कानून का राज चलाया जाता है। अकेले लड़ने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन हकीकत चुनाव की यह है कि जितना विपक्ष का वोट बटेगा उतना बीजेपी को फायदा होगा। आप लड़िए अखिलेश से, उतना बीजेपी बोल रही चलिए लड़िए। बीजेपी के पास अब नहीं जाने वाला है कोई, अब उनसे कोई डर नहीं है हम लोगों को। बीजेपी जो है, बीजेपी जहां पर पहले थी 2007 में, वहीं पर पहुंचने वाली है। बीजेपी ने नौयुवकों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी लेने का काम किया। तो आजकल पढ़ा लिखा लड़का, उससे आप कहते हैं PhD होल्ड करके आए हो, जाओ पकौड़े बेच लो। तो ये जो इस तरह का बीजेपी ने कार्य किया है, तो बीजेपी ने किसी को नहीं छोड़ा। नोटबंदी करके, GST लगा करके कारखाने बंद करा दिए, मजदूरों को सड़कों में डाल दिया। कोरोना में किस तरह से पूरे लोग घर घर में लोग परेशान रहे, ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे, दम तोड़ दी लोगों ने। तो बीजेपी का तो नाम ही नहीं कोई सुनना चाहता है आज के रोज, कि बीजेपी का नाम ही मत मेरे सामने लीजिए। पर ये भी तो है हमारी लड़ाई बीजेपी से कतई, बीजेपी तो बहुत पीछे है। कि BSP में अब बहन जी हैं और आप हैं, और जितने भी दूसरी पंक्ति के लीडर्स थे जिनको लोग जानते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, RK चौधरी हो, ब्रजेश पाठक हो, जुगल किशोर, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, वो सारे के सारे छोड़ देते हैं। तो ये बड़ी कमज़ोर टीम हो गई। BSP की टीम ही पहले उतनी मजबूत नहीं, क्योंकि आप लोग अब लेके ही नहीं चल पा रहे हैं लोगों को अपने साथ। जिनके नाम आप ले रहे हैं उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, वो कहाँ से आए थे, किसने उनको ऊपर उठाने का काम किया, किसने रास्ता दिखाया, किसने पहुँचाया। और उसके बाद अगर आप बहुजन समाज पार्टी को अपने पर्सनल गेंस के लिए और छोड़ करके चले जाते हैं, या आप एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ करते हैं, आपको निकाल दिया जाता है, उसके बाद आप कहीं चले जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों बहुजन समाज पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो भी नेता छोड़ करके गया,
वो कुछ साल तक तो दिखा, अपना उसने पर्सनल गेन जो ले लिया, उसके बाद उसका कहीं अता पता नहीं दिखता है। और जो वहाँ के लोग हैं, पब्लिक है, वो भी देखती है कि इन्होंने कितना बड़ा धोखा दिया है, और धोखा जिससे लिया उसी को धोखा अगर आप देंगे। अब आज आप मेरी बात कर रहे हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ, डे वन से हूँ। मैं उसके पहले तो पॉलिटिक्स में नहीं था, वकालत के पेशे में जुड़ा हुआ था, सब कुछ था। और लेकिन जब से मैं बहुजन समाज पार्टी में आया, जब बहन मायावती जी ने हमको राज्यसभा भेजा, तो अब ये कल के रोज हम ये सोचने लगे कि चलो अब हमको वहाँ से ये प्रलोभन मिल रहा है, हमको ये मिल रहा है, अब हम वहाँ चले जाएं। तो ये तो अपनी आपको मिलता है क्या ऐसा कोई इनविटेशन? देखिए, सच बताइए। देखिए, अब इसकी बात हम नहीं करेंगे। नहीं, बता दीजिए। हो सकता है कि आपको बड़े सारे जॉब ऑफर आ रहे हो। हम आपसे खाली इतना कहना चाहते हैं, अगर हम इन सब चीज़ों में पड़ गए जिस दिन, तो उस दिन शायद हम रहने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमको छोड़ देना पड़ेगा। ये नहीं कि पार्टी छोड़ना पड़ेगा, हमको ये दुनिया छोड़ देनी पड़ेगी। जब तक हैं तब तक हम बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं और उन्हीं के साथ में रहेंगे। हम ये धोखेबाजी वाली पॉलिटिक्स में नहीं बिलीव करते। मैंने अक्सर ये सोचा कि बीएसपी जैसी पार्टी में आपके इतने लंबे वक्त तक इतनी अहम जगह पर टिके रहने की सीक्रेट क्या है? बाकी लोग आते हैं जाते हैं, विकेट गिरती है, अगर कोई एक विकेट सलामत कदम है तो आप ही की है। इसके पीछे की सीक्रेट क्या है सर? देखिए, हो सकता है कि हम उन लोगों की तरह बड़े भारी पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम एक आम आदमी हैं, एक वकालत करते हुए अपना हम इसमें आ गए हैं, और हमको कोई इस तरह की इच्छा बिल्कुल नहीं है कि हम ये बन जाएं, हम वो हो जाएं। हम जहाँ हैं, जिसने हमको मान सम्मान दिया, हम उसके मान सम्मान के लिए अपना खड़े हुए हैं और लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। लोग जितनी भी कोशिश करें, तो हमारे साथ में ये नहीं है ना कि हम अपना पर्सनल गेन देखें, हमको क्षणिक पर्सनल गेन देखना है। हम इन सब चीज़ों पे बिलीव, हम उस खानदान से हैं जहाँ हमारे ये संस्कार नहीं डाले गए। जैसे जितिन प्रसाद ने अभी ज्वाइन की बीजेपी, कांग्रेस छोड़ के, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि शाहजहांपुर का जो इलाका है उसके इर्द गिर्द वो ब्राह्मणों को बीजेपी से जोड़ दें। शाहजहांपुर में अभी होके आए हूँ परसों। शाहजहांपुर में मैं इसके पहले भी ब्राह्मण लोगों के बीच में गया था, अब की बार गया तो जिस तरह से ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ पर आए थे, मुझे खुद ताजुब हो रहा था कि और वो आके यही कह रहे थे कि आप जो नाम ले रहे हैं, वो नाम आप जिनका ले रहे हैं, उनके बारे में कह रहे थे कि हम लोगों को इतना बड़ा धक्का लगा कि 2 महीने से कह रहे थे कि मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा, ये सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है, ये ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रही है, ब्राह्मणों को मार रही है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, इनकाउंटर हो रहा है। खुशी दुबे ऐसी 16.5 साल की बच्ची को 1 साल से जेल में बंद कर रखा है, कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर रखा है, लेकिन अब मैं उनका विरोध करूंगा। अचानक से आप उन्हीं के पास बैठ जाते हैं, उन्हीं की गोदी में चले जाते हैं। तो ऐसे में कौन सा समाज का व्यक्ति जुड़ेगा? और जितना विरोध मैंने वहां पर देखा समाज के लोगों का, जिस तरीके से वो उमड़ के आए थे, उससे साफ जाहिर हो रहा था ये। आज तक के लखनऊ के ब्यूरो चीफ है कुमार अभिषेक मिश्रा जी, आपसे सवाल करना चाहते हैं। मेरा सवाल है सर आपसे कि विरासत कौन संभालेगा बसपा का? कहा यह जा रहा है कि आकाश, जो कि उनके भतीजे हैं, वो लीडरशिप लेंगे, वो चुनाव प्रचार वो भी दूसरे नंबर की कमान संभालेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? और चंद्रशेखर रावण कितने बड़े आपके लिए चुनौती होंगे? देखिए, जहां वो रावण का नाम ले रहे हैं, तो रावण का नाम आप जानते हैं, जब रावण का नाम लिया जाता है तो उसमें क्या रिएक्शन होता है। तो रावण जो है वो कभी भी कोई चैलेंज नहीं हो सकते। वो रावण कभी चैलेंज नहीं रहे, कि युगों से नहीं रहे, तो अब कहाँ से रावण चैलेंज में आ जाएंगे। और दूसरी बात रही आकाश आनंद जी की। आकाश आनंद जी पूरा उस समय यूथ जो है वो आकाश आनंद जी के साथ में जुड़ा हुआ है। वो रोज़ मीटिंग, इस समय भी उनकी मीटिंग चल रही है, वो हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और यहाँ विरासत नहीं तय हो रही, यहाँ पर जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए नौजवान लोग, यंगस्टर्स और बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, हर कोई इकट्ठा होकर के अपनी पूरी शक्ति के साथ में लगा हुआ है और आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अंजना आपसे सवाल करना चाहती है। अंजना सर, 2007 में 206 सीटें, लेकिन वहाँ से आज के जब 2022 की आप सोचते हैं, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। इसीलिए मेरा आपसे सवाल है कि आप तो आए इस मंच पर, बहुत स्वागत आपका। क्या मायावती जी एक इंटरव्यू देंगी? क्योंकि वो जब सीधे संवाद करेंगी, वो बताएं कि पार्टी नेतृत्व और नेत्री के तौर पर वो क्या सोचती हैं, और आज तक पर देंगी तो पूरा उत्तर प्रदेश सुनेगा। देखिए, आप इंतज़ार करिए, आज हम आपके बीच में आई गए हैं, तो इसका भी इंतज़ार करिए और आपकी बात मैं ज़रूर उन तक पहुंचा दूंगा कि आपकी ये जो इच्छा जाहिर की मैं ज़रूर पहुंचा दूंगा। और मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि जब वो आज तक के साथ में वार्ता करें तो आप
को ज़रूर उसमें बुलाएं, आपके साथ में बात करें, मैं आपकी बात को पहुंचा दूंगा, इसमें आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। चलिए, आप जुड़े हमारे साथ, आपने वक्त निकाला, आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप ख़ास तौर से सिर्फ और सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए यहीं पे आए हैं, क्योंकि आपका पूरा बिजी और पैक्ड शेड्यूल था, उसमें से आपने एक दिन निकाला और आप यहाँ जुड़े हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारी ये उम्मीद है कि वाकई में अगली दफ़ा जब चुनाव और नज़दीक होगा और हम आएंगे, आप भी आएंगे और बहन जी भी आएंगी, और वो भी जनता के सवालों का सीधे जवाब देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।